जय हिंद लफियो। आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है कोरोना। उसके केसेस डे बाय डे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि 24 अप्रैल 2020 की शाम को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरे विश्व में कोरोना वायरस के टोटल केसेस की अगर बात करूँ तो 27,60,130 केसेस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, यानी कि कंफर्म केसेस हैं ये। और 1,93,147 1,93,147 डेथ हो चुकी हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। और जो रिकवरी की अगर मैं बात करूं तो 7,62,547, मतलब कि 7,62,547 लोग अभी तक इस रोग से रिकवर किए जा चुके हैं। इंडिया के लिए बात करूं तो अभी तक टोटल 23,452, मतलब कि 23,452 केसेस कंफर्म हुए हैं, जिसमें से रिकवर्ड केसेस हैं 4,814। और डेथ की अगर बात करूं तो टोटल 723, मतलब 723 मौतें अब तक दर्ज की गई हैं। सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं महाराष्ट्र के, जहां पर 6,430 टोटल केसेस दर्ज किए गए हैं और जो डेथ हैं वो 283 हैं। इसके बाद गुजरात और दिल्ली में काफ़ी बुरे हालात देखे जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट है उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। मैं चाहूँगा कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी वीडियो आप देखें और लास्ट तक ये वीडियो देखें, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। तो अभी मेरे पास जो अस्पताल से डिटेल्स हैं, 4 जो मरीज थे उसमें से 2 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। तो आज 3 दिन हो गए उन्हें प्लाज्मा दिए हुए। वो दोनों आईसीयू में थे और मुझे एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि शायद आज उनको आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो पहले पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि सांस लेने का रेट 30 था, 15 होना चाहिए, 30 था। 30 बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल उनका 85% था, ये 95% होना चाहिए। ये भी बताते हैं बहुत सीरियस होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत सीरियस थी। प्लाज्मा देने के बाद अब उनका रेस्पिरेटरी रेट 20 हो गया है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 98% हो गया है। इसी तरह का इम्प्रूवमेंट चारों मरीजों में देखने को मिला है, जिसमें उनका रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इम्प्रूव हो गया है। तो मंगलवार को जो 2 पेशेंट्स आईसीयू में थे और काफ़ी सीरियस हालत में थे, आज उन्हें शायद आईसीयू से छुट्टी मिल जाएगी। और जो 2 पेशेंट्स हैं बाकी, उनको कल दिया गया है प्लाज्मा और अभी 24 घंटे में ही उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और उम्मीद है कि ये भी काफ़ी अच्छे रिकवर होंगे। आज 2 या 3 और पेशेंट्स को दिया जाएगा। और इसके अलावा एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने भी प्लाज्मा थेरेपी की है और उनका पेशेंट जो है वो बहुत सीरियस हालत में था, उसको अस्पताल से ही छुट्टी मिल गई है। आईसीयू से भी छुट्टी मिल गई, अस्पताल से भी छुट्टी मिल रही है शायद आज। तो वो उसका भी अच्छा नतीजा आया है। तो जैसे मैंने कहा, अभी तक हमारे को लिमिटेड ट्रायल्स के परमिशन केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दी थी कि आप केवल एलएनजेपी के सीरियस पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करिए और हमें नतीजे बताइए, फिर हम आपको बाकी दिल्ली की परमिशन देंगे। तो अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाज़त दी जाए। मुझे उम्मीद है कि वो भी इजाज़त हमें जल्दी मिल जाएगी। फिर से मैं कह दूँ, ये इनिशियल नतीजे हैं। अभी कोई हम ये ना सोचें कि इसका कोरोना का इलाज मिल गया और ऐसा कोई। इनिशियल नतीजे हैं। इनिशियल नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं। एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें सबसे अहम रोल डोनर का है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डेंगू के लिए ब्लड दिया होगा। डेंगू के लिए जब आप ब्लड देते हैं तो आपका ब्लड नहीं लेते, इधर से नली लगाते हैं, इधर से आपका खून निकलता रहता है, खून में से प्लेटलेट्स निकल जाते हैं और वो खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं। तो प्लेटलेट्स निकाल के खून आपके शरीर में वापस डाल देते हैं, आपको कमजोरी भी नहीं आती। इसी तरह से ये है, यहाँ से खून लेंगे,
आपका ब्लड में से प्लाज्मा निकाल देंगे और वो आपका ब्लड वापस डाल देंगे। तो आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अभी प्लाज्मा थेरेपी कुछ सीरियस पेशेंट्स को ही प्रोवाइड की गई थी और इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, लेकिन अभी इसे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक हफ्ते तक और इसके उपयोग के बाद ही इसे ओवरऑल दिल्ली में काफ़ी सारे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके ऊपर इसे आजमाया जाएगा, और अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं तब इसे काफ़ी बड़े पैमाने पर इसे चलाया जाएगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो स्वस्थ हो चुके हैं कोविड-19 के पेशेंट, उनका प्लाज्मा हमें मिले। अब यहीं पर दो वर्ड जो प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा है और इसी में एक और वर्ड है एंटीबॉडी, इन वर्ड्स का उपयोग काफ़ी बार हो रहा है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। एक एक डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर बेसिक से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा मैं रुधिर यानी कि ब्लड से। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है यानी कि जो रुधिर होता है, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में, और एक सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर यानी कि ब्लड पाया जाता है, जो कि मानव शरीर के भार का लगभग क्या होता है 7 से 8% होता है। वहीं रुधिर को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिर कणिका यानी कि प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसलेस। जो प्लाज्मा होता है ये एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है और इसका निर्माण जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों से होता है। जो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो जल की मात्रा होती है, ये लगभग 90 से 92% पाया जाता है। बाकी 8 से 10% यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ मतलब कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन होता है। प्रोटीन ही कार्बनिक पदार्थ के रूप में यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के रूप में पाया जाता है। वही रुधिर कणिका यानी कि ब्लड कॉर्पसलेस की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 40 से 45% होता है। देखिए, जो प्लाज्मा होता है ये 50 से 55% पाया जाता है ब्लड में, और वहीं जो रुधिर कणिका यानी कि ब्लड कॉर्पसलेस होते हैं वो पाई जाती है 40 से 45%। ये भी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब होता है यहाँ पे रेड ब्लड कॉर्पसलेस, और डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड कॉर्पसलेस, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये तीनों से मिलके बनता है ब्लड कॉर्पसलेस यानी कि रुधिर कणिकाएं। अब चूंकि मैं यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में बात करना चाहता हूँ, या कहना चाहिए एंटीबॉडी के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आज मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसलेस। तो डब्ल्यूबीसी को ही बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और जो ल्यूकोसाइट है यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है, इसका निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा यानी कि वाइट बोन मैरो में होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है, जिसकी वजह से इसे बोला जाता है कि ये एक अमीबा के आकार का होता है। और जो सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी होता है उसे बोलते हैं हम मोनोसाइट्स, और वहीं आकार में सबसे छोटे को बोला जाता है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स में ही निर्माण होता है एंटीबॉडी का। तो याद रखिएगा कि अभी आपने जो सीक्वेंस देखा, जैसे कि जो ब्लड यानी कि रुधिर होता है वो डिवाइड होता है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसलेस, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं में। जो रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं डिवाइड होती हैं रेड ब्लड कॉर्पसलेस, वाइट ब्लड कॉर्पसलेस और ब्लड प्लेटलेट्स। हमें पढ़ना है वाइट ब्लड कॉर्पसलेस। वाइट ब्लड कॉर्पसलेस को हम और क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण होता है श्वेत अस्थि मज्जा में, और इनका कोई आकार नहीं होता है। और सबसे बड़ी जो आकार में डब्ल्यूबीसी होती है यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसलेस, और जिसे हिंदी में कहते हैं हम श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं में सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट्स और सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, और इसी लिम्फोसाइट के द्वारा ही निर्माण होता है एंटीबॉडी का। तो ये सीक्वेंस मत भूलिएगा। अब एंटीबॉडी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एंटीबॉडी बनता कैसे है। तो अभी मैंने बताया कि जो लिम्फोसाइट है उसी के द्वारा निर्माण होता है एंटीबॉडी का, और ऐसे लिम्फोसाइट को क्या बोला जाता है जो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, उन्हें बोलते हैं बी लिम्फोसाइट या बी सेल। आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा कि अगर एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है तो वो किस से हो रहा है, तो याद रखिएगा वो बी सेल या बी लिम्फोसाइट से हो रहा है। और इसी
जो बी लिम्फोसाइट्स का पूर्ण विकसित रूप होता है या बी सेल का पूर्ण विकसित रूप होता है उसे बोलते हैं हम प्लाज्मा सेल। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यही प्लाज्मा सेल के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो प्लाज्मा सेल से ही किसका निर्माण हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो एंटीबॉडी। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जो ये प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि यही जो एंटीबॉडी है वो लिम्फ ग्लैंड्स यानी कि जो लसिका ग्रंथि है उसके द्वारा और रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है ये एंटीबॉडी, और जो एंटीजन है एंटीजन को ये नष्ट कर देती है। अभी ये एक नया वर्ड मिला होगा एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? देखिए, एंटीजन हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। ये एंटीजन एक्चुअल में होते क्या हैं? वायरस या बैक्टीरिया के रूप में होते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं यहाँ पर कि जो एंटीबॉडी है वो हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसे मजबूत बनाता है, और जो हानिकारक तत्व होते हैं वायरस और बैक्टीरिया इनसे लड़ने में काफ़ी सहायता करता है। लेकिन ये तब तक काम नहीं करता है जब तक कि हमारे अंदर ऐसे तत्व या ऐसे एंटीजन पाए नहीं जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर एंटीबॉडी एक्टिव ही नहीं होगा जब तक कि कोई एंटीजन नहीं होगा। तो एंटीबॉडी तभी एक्टिव होता है जब कोई एंटीजन होता है। तो इसी वजह से एंटीजन का इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाता है। जो एंटीबॉडी होता है वो बाय आकार का एक प्रोटीन होता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वाय आकार का एक प्रोटीन होता है, कौन सा? एंटीबॉडी। और अभी आप पढ़ चुके हैं कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो बी लिम्फोसाइट में होता है। अब जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन से जाकर जुड़ जाते हैं और जुड़कर उसे यानी कि एंटीजन को बांध देते हैं, और इस तरीके से एंटीजन क्या हो जाता है, यहाँ पर निष्क्रिय हो जाता है। जो एंटीबॉडी होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, मतलब कि बहुत सारे होते हैं। जब जिस एंटीबॉडी की जरूरत होती है तब वो एंटीबॉडी अपने आप एक्टिव हो जाती है। देखो, एक एग्जांपल समझाता हूं कि यदि आपको सर्दी हुई है तो सर्दी को रिकवर करने के लिए अलग एंटीबॉडी होगी, वहीं यदि आपको कोई और रोग है तो उसके लिए कोई अलग एंटीबॉडी यहाँ पर एक्टिव होगी। मतलब हर एक रोग के लिए अलग एंटीबॉडी होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअल में है क्या। देखो, प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति जो पहले कोरोना वायरस से संक्रमित था लेकिन इलाज के दौरान वह ठीक हो गया, और अब ऐसे स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा यदि हम ऐसे व्यक्ति को जो अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है उसको डोनेट कर देते हैं, तब वह व्यक्ति भी कोरोना वायरस से ठीक हो सकता है। लेकिन ये प्लाज्मा काम कैसे करता है? देखिए, इससे पहले जब मैंने अभी प्लाज्मा और एंटीबॉडी वगैरह सब आपसे डिस्कस किए तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जैसे ही कोई एंटीजन प्रवेश करता है यानी कि कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो हमारी जो एंटीबॉडी है वो अपने आप ही एक्टिव हो जाती है और उस रोग से लड़ने लगती है। और एक और चीज़ बताई थी कि ये एंटीबॉडी अलग अलग होती है, हर रोग के लिए अलग अलग होती है। तब यह बात समझिए कि जो ये कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये जो दिख रहा है ये है कोरोना वायरस से संक्रमित है लेकिन अब इलाज के दौरान ठीक हो चुका है। लेकिन यह व्यक्ति जो अभी भी इलाज में है और अभी कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो देखिए ये जो व्यक्ति है ये जब इलाज के दौरान ठीक हो गया तो इसके शरीर में ऐसी एंटीबॉडी बनी होंगी जो कोरोना वायरस से लड़ सकती हैं। जब इस व्यक्ति का जो प्लाज्मा है इस व्यक्ति को इंजेक्ट किया जाएगा तब इसके पास भी वो एंटीबॉडी पाई जाएंगी जो इस व्यक्ति के पास पाई जा रही थी। तब यह व्यक्ति कोरोना वायरस से लड़ने के लायक हो जाएगा, मतलब कि इसका जो इम्यून सिस्टम है इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वह कोरोना वायरस से लड़ सकता है और इस व्यक्ति की जान भी बच सकती है। इसी वजह से इसे प्लाज्मा थेरेपी का नाम दिया गया है, क्योंकि जब एक व्यक्ति जो अब स्वस्थ हो चुका है यह अपना प्लाज्मा एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है उसको दिया जाता है, तो एक्चुअल में इसके पास जो एंटीबॉडी है जो कोरोना वायरस से लड़ सकती है वो इस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है।
तो यह एंटीबॉडी बाद में इसे रिकवर कर देती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में प्लाज्मा थेरेपी वर्क कैसे करती है। अब क्या कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत डोनेट कर सकता है? जी नहीं, सबसे पहले उसे एलिजा टेस्ट देना होगा। देखिए, वह स्वस्थ हो गया है, फाइन, लेकिन उसे उसका पहले एक टेस्ट करवाना होगा। कौन सा टेस्ट? एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो टेस्ट है बेसिकली 28 डेज के बाद लिया जाता है। तो देखिए, जब व्यक्ति ठीक हो चुका है उसके 28 दिन तक उसे ऑब्जर्व किया जाता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा कितनी है, उसकी एंटीबॉडीज कितनी तेज रिकवर करवा सकती हैं। ये सारा कुछ जब उसमें देख लिया जाता है तब उसका जो प्लाज्मा है उसे डोनेट किया जाता है ऐसे व्यक्ति को जो अभी भी संक्रमित है। इसके अलावा उसके ब्लड की भी जो जांच की जाती है उसमें और भी कई सारी जांचें इंक्लूडेड होती हैं कि जो रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है वह शुद्ध है या नहीं है। सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं सिद्धार्थ यादव एजुकेशन, या आप टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।